जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बैक टू पाठशाला चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक और डेली हमारी क्लासेस चल रही है। सीडीपी की अभी तक हमारी 2 क्लासें आ गई है। आज ये तीसरी क्लास है। टॉप 30 क्वेश्चन हम डेली लेके आ रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल फोकस है। बिल्कुल एग्ज़ाम में इसी तरीके के प्रश्न आएंगे और लगभग बहुत सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए पूरा और लाइक शेयर जरूर कीजिए। और टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे दिए हुए, वहाँ से भी आप इन वीडियो को देख सकते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नोट्स वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो है आगे सोशल साइंस पेडागोजी भी चल रहा है और जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको सीटेट के पेपर 1 व पेपर 2 दोनों के नोट्स आपको मिल जाएंगे। और ये नोट्स आपको बिल्कुल एनसीईआरटी बेस बनाए हैं हमने पूरे। और अब एनसीईआरटी में आप इतनी सारी किताबें खरीदेंगे फिर उन्हें बनाएंगे अपने नोट्स, इससे अच्छा हमने बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी बेस आपके नोट्स बनाए। एक बार ही आप इन्हें पढ़ेंगे, बिल्कुल आप हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और आपका सीटेट पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर जिनको भी कोई क्वेरी हो, वो मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे और उनको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। और एक बहुत छोटे शुल्क में हमने ये स्पीड पोस्ट करके जीरोक्स कॉपी में आपके घर पे ये नोट्स हमारे यहाँ से भेजे जाएंगे। तो चलिए आज की हम क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनकी योग्यता आधारित समूह बनानी चाहिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वह बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। या ऑप्शन डी, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो पहले का जो है हमारा ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। पहला जो आंसर है वो ठीक है, बिल्कुल हमें उनको वो देने चाहिए, मनोभाव अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित। तीसरा, संवाद और परिचर्चा को महत्वपूर्ण देना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बिल्कुल पहले का। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बिल्कुल, प्रतिकूल परिस्थितियों पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ता को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? प्रभावशाली नहीं है, नेगेटिव आया, प्रभावशाली नहीं है। तो ध्यान रखना, पहला, विद्यार्थी को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना, उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। बिल्कुल ठीक बात है, विद्यार्थियों को चुनौती देना, उनको टारगेट देना और उनके लक्ष्य प्राप्त करने में उनको अभिप्रेरित करना बार बार टीचर का काम होता है। और शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, ये भी एक टीचर का काम है, ठीक है। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना, ये बात भी ठीक है। विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना कि आप जो भी कार्य करेंगे समूह में करेंगे और एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे और एक दूसरे का समर्थन करेंगे, उनकी बातों को तवज्जो देंगे, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तीसरी, अधिगमकर्ता से बातचीत करके उनकी आवश्यकता और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, ये बात भी ठीक है, हमें बात समझनी पड़ेगी। चौथा, अधिगमकर्ता को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, ये बात बिल्कुल गलत है और यही प्रभावशाली नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा डी। तो हमारा सेकंड का आंसर जो है वो डी है। चलिए थर्ड पे चलते हैं हम। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था है का कोई आपसी संबंध नहीं है, कि भूमिका नगण्य है, का कोई प्रभाव नहीं होता, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल राइट आंसर डी। तीसरे का राइट आंसर बिल्कुल डी है। चलिए चौथे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बिल्कुल, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के, ठीक है। तो हमारे को जो है इसमें हमें कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए क्या करना चाहिए? सहयोग करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है पहले, ठीक है जी, ठीक है जी। और दूसरा क्या होता है? बजाय प्रतिस्पर्धिका के मतलब वाद विवाद ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? भयावह सुसाध्यक या प्रतिस्पर्धिक या सुसाध्यक या सहयोगिक या प्रतिस्पर्धिक या सहयोगिक। तो ऑप्शन सी इसका होगा, सहयोग करना चाहिए और बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण के, ठीक है जी। तो हमें तीसरा आंसर इसका बिल्कुल ठीक है, राइट, चौथे का सी। चलिए पांचवें क्वेश्चन पे हम चलते हैं, दोबारा से पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? ए, वह कार्य देना जो बहुत ही सरल हो। ऑप्शन बी, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। या डी, पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। या ऑप्शन डी, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना।
तो हमने क्या करना है, कार्य पूर्ण करने पे बल नहीं देना, उससे सिर्फ कार्य नहीं करना, वह कार्य देना जो बिल्कुल सरल है, ये भी गलत बात है। प्रतियोगिता के लिए बहुत सारे अवसर उत्पन्न कराना, ये थोड़ा बहुत ठीक है, मगर पहला और चौथा गलत है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, कारण विशेष का जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, तो ये ऑप्शन सी प्रभावशाली पद्धति होगी कि उन्होंने जब कोई नया सीख रहे हो तो उन्हें पाठ उपलब्ध कराना चाहिए। तो ऑप्शन 5वें में जो है, ये स्कैन फोल्डिंग का एक शिक्षण पद्धति है, जिसमें बच्चों को ये भी कहा जाता है या निर्देश दिया जाता है कि बच्चों के विकास के स्तर के अनुरूप बच्चों को प्रदत्त जो उन्हें कार्य दिया गया सहयोग उस समय हटा लिया जाता है जब वह स्वतंत्र रूप से किसी अधिगम को अपने सक्षम। तो स्कैन फोल्डिंग का एक शिक्षण पद्धति है, उससे ये क्वेश्चन है, तो उधर से आप इसको कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी, चलिए 5वें क्वेश्चन का सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 6ठा क्वेश्चन, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ए, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं, उनमें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है। ऑप्शन बी, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, ठीक है जी। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांत की रचना करते हैं, जी ठीक है जी। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना होता है। तो इसमें क्या, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें सही नहीं है, बाकी तीनों ठीक है। कि वो देखिए जी, छानबीन भी करते हैं, खोजबीन हो गई, ठीक है। वो जन्मजात जिज्ञासु भी होते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। और घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो चौथा जो है, उन्हें क्या है, डी इसका आंसर है, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, गलत बात है। अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध है। अब मान लीजिए कोई जानकारी जब बच्चा उसे देख रहा है, उस समय अध्यापक नहीं है, तो बच्चा क्या है, उस पर अपनी सोच खुद विकसित कर सकता है ना, कि उसका अच्छा बुरा वो क्या है वो सोच सकता है ना। तो वही बात यहाँ पे कही गई है। चलिए 7वां क्वेश्चन, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है, सरल व्यक्तिगत, जटिल निष्क्रिय, सी जटिल सक्रिय, या डी सरल रैखिक। तो हमारा जो है 7वां क्वेश्चन, अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, सी आंसर है बिल्कुल। अधिगम जो है वो जटिल भी है और सक्रिय प्रक्रिया भी है, बिल्कुल राइट आंसर सी। चलिए 8वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को देश चाहिए, समझना, अनदेखा करना, टालना, उपेक्षित करना। तो क्या चाहिए, उसे समझना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल, कि ना ही वो अनदेखा कर सकती है, ना ही उपेक्षित कर सकती है, ना ही टाल सकती है। तो ए आंसर हमारा 8वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। चलिए 9वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आंकलन की विधियों को विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। ए पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बी व्यवहारवादी, सी अध्यापक केंद्रित, या डी प्रगतिशील। तो इसका आंसर जो जल्दी से बताइए। तो इसका क्या होगा, प्रगतिशील शिक्षा में, बिल्कुल राइट आंसर डी, प्रगतिशील शिक्षा में वो चेंजेस कर सकती है। चलिए 9वें क्वेश्चन पे, 9वें का आंसर हो गया है। चलिए 10वें पे चलते हैं। बच्चों का विद्यालय में असफल होना साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए, गलत, ये भी नहीं कर सकते हम। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने में सामर्थ्य नहीं है, चलो ये बात मान ली। सी प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता, ये एक बात बिल्कुल गलत है। निर्देशित करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या निश्चित करता है। तो चलिए 10वें क्वेश्चन में है, ये जो है 10वें का हमारा डी निर्देशित करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप एक विद्यालय, बच्चों को असफल होना इस बात की ओर संकेत करता है कि विद्यालय बच्चों की जरूरत व रुचि की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए विशेष शिक्षण पद्धति अर्थात इसके फोल्डिंग अपनाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है जी। चलिए 10वें का डी। चलिए 11वां क्वेश्चन, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और ये एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है, गलत बात है बिल्कुल। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मकता प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न या रुकावट पैदा करती है।
ऑप्शन सी, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ऑप्शन डी, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। तो 11वें क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सहायता करने में है, जो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बाकी वाले गलत है, क्योंकि बच्चों में भ्रांति ये भी एक ऑप्शन गलत है, रुकावट वाला भी गलत है, और प्रभावशाली पद्धति ये भी गलत है। तो सी हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, 11वें का सी। चलिए 12वें पे चलते हैं। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय डैश है, प्राथमिक कारक, द्वितीय कारक, और सी की कोई भूमिका नहीं, कि बहुत कम भूमि। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय क्या है, वो कैसा है, वो है आपका द्वितीय कारक। तो मैं इसको और एक्सप्लेन करूँ। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो एक नन्हे शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है, और सामाजिक तथा सांस्कृतिक तत्वों से परिचय भी इसी से मिलता है। समाजीकरण के प्रमुख कारक हैं माता पिता, मित्र, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं तथा टेलीविज़न, रेडियो, फ़ोन इत्यादि। इसमें माता पिता की स्थिति प्रथम होती है तथा विद्यालय का स्थान द्वितीय होता है। जो प्रथम आपका जो होगा वो होगा माता पिता, और जो द्वितीय होगा वो विद्यालय होगा। जी बिल्कुल ठीक। चलिए जी 12 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बिल्कुल हमारा बी आंसर है इसका, ओ सॉरी ए, बच्चों के विद्यालय है जो है वो है बी। चलिए जी बिल्कुल ठीक है, हमारा बी आंसर हुआ। 13वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बिल्कुल, निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? ए हार्वर्ड गार्डन ने, बी लॉरेंस कॉलबर्ग ने, सी जीन पियाजे ने, या डी लेवॉत्स्की ने। तो 13वें क्वेश्चन जो है वो इसके जो है वो हमारे है 13वें क्वेश्चन में जीन पियाजे की कहते हैं कि जो बालक का जो चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। बालकों में चिंतन या खोज करने की शक्ति उनकी जैविक है, परिपक्व है, अनुभव है, इन दोनों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर सी है हमारा, कि जीन पियाजे साहब ने ही कहा था कि जो बालक है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बुजुर्ग जिस तरीके से सोच सकते हैं, बालक उस तरीके से नहीं सोच सकते हैं, दोनों का ही चिंतन करने का अलग अलग वो है, अपेक्षा अलग है। तो सी आंसर है बिल्कुल राइट 13वें क्वेश्चन का। चलिए 14th क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विकास के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए विकास रुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। ऑप्शन बी विकास एक सरल और एक दिशा प्रक्रिया है। ऑप्शन सी बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विधाएं होती है। ऑप्शन डी संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। तो हमारा 14th का जो आंसर है, बच्चों के विकास में कौन सा कथन सही है? तो सांस्कृतिक विविधताएं होती है, सी राइट आंसर है इसका हमारा 14th का सी बिल्कुल ठीक है जी। बच्चों के विकास में सांस्कृतिक विविधताओं का समावेश होता है। बच्चों की पारिवारिक पृष्ठभूमि में पाई जाने वाली विविधता उनके अधिगम को प्रभावित भी करती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसमें जो होता है वो जो है उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो इसको प्रभावित भी करती है। चलिए सी आंसर हो गया बिल्कुल। चलिए 15th, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? ए पेशीय कौशल और समृद्ध शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, बी वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त से सोचने की क्षमता का विकास, सी प्रतीकात्मक खेल का उभरना, या डी तर्कसंगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो 15वें क्वेश्चन में जो हमारा आंसर है, ये जो अवस्था होती है 9 से 10 वर्ष होती है, मध्य बाल्यावस्था कहते हैं। इस आयु में बालक तार्किक और तार्किक हो जाता है, ठीक है जी, तर्क वितर्क करने लगता है। इसमें क्या होता है, बालक जो उसकी जिज्ञासा बड़ी प्रबल होती है, प्रतिस्पर्धा भावना बढ़ जाती है। तो इसमें है उसका डी आंसर, डी तर्क वितर्क। मध्य बाल्यावस्था की जो एज है वो 9 से 10 है। तो आंसर 15वें का डी हो गया। चलो जी बिल्कुल। 16वां क्वेश्चन हम चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन बी प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन सी परिकल्पित निगात्मक तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ, या ऑप्शन डी केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबाद। तो 16वें क्वेश्चन में क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसकी अवस्थाएं पढ़ेंगे। तो जीन पियाजे ने जो कहा है इसका आंसर तो सी होगा, ऑप्शन तो सी होगा। तो इसमें पहला होगा संवेदीगामक
संवेदीगामक अवस्था जो होगी हमारी जन्म से 2 वर्ष। फिर दूसरी होगी हमारी पूर्व सांकृतिक जो होगी हमारी 2 से 7 वर्ष। ठीक है जी। तीसरी होगी हमारी तीसरी अवस्था होगी हमारी मूर्त संकृतिक जो 7 से 11 वर्ष। फिर चौथी होगी अमूर्त सांकृतिक वो होगी 11 से 15 वर्ष। तो इसमें हमारा आंसर हो गया सी। तो हमारा 16वें का आंसर जो है वो है सी, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 17वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंधों और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ए यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, बी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या ऑप्शन सी दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, या ऑप्शन डी सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो हमारे 17वें क्वेश्चन में जो है वो लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा था कि सामाजिक क्रम व्यवस्था पे बिल्कुल राइट में। उन्होंने कहा था अभिविन्यास वह अवस्था है जिसमें कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर काम करता है बालक। इस अवस्था में वह कोई भी कार्य सम्मान प्राप्ति के लिए भी करता है। इस अवस्था में बालक अच्छे और नैतिक व्यवहार को महत्व देता है। तो सामाजिक क्रम व्यवस्था अभी डी आंसर 17वें का बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 18वां क्वेश्चन। बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है, या सी धीमी गति से होता है उसे मापा नहीं जा सकता, या ऑप्शन डी बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो 18वें क्वेश्चन का जो आंसर है ये जो बाल्यावस्था है ये 6 से 12 वर्ष की होती है। पहले तो ये ध्यान रख लीजिए 6 से 12 वर्ष में होती है और इस अवस्था में बहुस्तरीय होता है और ज्ञान आवरण से युक्त होता है। इस अवस्था में जो बालक होता है उसमें प्रवृत्ति होती है समूहीकरण की। तो जो इसमें जो बच्चा होगा वो मिश्रित भी होगा, बहुस्तरीय सोच वाला भी होगा, वो सबके साथ घुल मिल भी जाएगा। तो हम कह सकते हैं डी वाला ऑप्शन हमारा ठीक है बिल्कुल। 18वें क्वेश्चन का आंसर डी बिल्कुल। चलिए 19वें क्वेश्चन का आंसर निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। ऑप्शन बी वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। ऑप्शन सी बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समीक्षकों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। ऑप्शन डी विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। इसके अनुसार बालक अधिगम में अनुकरण कौशल युक्त व्यक्ति की सहायता से ज्ञान अर्जित कर सकता है। इस सिद्धांत में बालक 2 तरीके से सीखता है, स्वयं अर्थ करके या किसी की सहायता से। तो ऑप्शन सी होगा बिल्कुल, समकक्षियों की सहायता से, बिल्कुल सी। ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। ठीक है जी। चलिए अब हम चलते हैं 20वें प्रश्न पे। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता का मूल्यांकन अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायता करता है, या ऑप्शन बी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक। ऑप्शन सी बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। ऑप्शन डी बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। तो चलिए 20वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो ये क्या है? ये एक प्रगतिशील शिक्षा में कहा गया है कि दौरान बच्चे का मूल्यांकन महत्वपूर्ण होता है। इस पद्धति के प्रतिपादक है अमेरिका मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी, ये इनके प्रतिपादक है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बालक को समग्र विकास है, बिल्कुल ठीक है, और इसमें बालक के व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान में रखा जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें 20वें का आंसर बिल्कुल ठीक है, राइट। तो बी इसका आंसर है 20वें का बी। चलिए 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्वर्ड गार्डन के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो चलिए भाषिक का क्या होगा? तो भाषिक जो होगा हमारा विक्रेता होगा, सबसे पहले ए हो गया, ठीक है। शारीरिक गति संवेदक वो कौन होगा? वो हमारा खिलाड़ी हो गया,
बी हो गया। स्थानिक कौन होगा? स्थानिक कौन होगा? वो मूर्तिकार होगा। और अंतर व्यक्ति के होगा वो डी हो। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका हम आंसर देंगे 21वें का, वो है बी। बी अंतर व्यक्ति जो होगा, ठीक है जी, बी। चलिए, बी आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए, बाईसवें क्वेश्चन पे चलते हैं। लेवास्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। बी स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। ऑप्शन सी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। ऑप्शन डी बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। तो लेवास्की ने जो क्या कहा था कि सामाजिक जो उच्च स्तर जो है भाषा स्मृति अमूर्त चिंतन इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के समझने के लिए विकास उपागम की आवश्यकता होती है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि सी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी के द्वारा बच्चा नए नए लक्ष्य को प्राप्त करता है, एक दूसरे से जुड़ता है और उसी के साथ आगे वो अपने कार्य को संपन्न करता है। चलिए, इसका आंसर हो गया हमारा सी। 22वें का आंसर हमारा हो गया सी। चलिए, 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। ऑप्शन सी अध्यापक लचीला प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऑप्शन सी अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। ऑप्शन डी अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। क्षमता के आधार पर वर्गीकृत नहीं कर सकता, ज्ञान के स्रोत के लिए कल पाठ्य पर, ठीक है जी। ये बात लचीला और प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है जी। जिसमें 23वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा हमारा वो होगा अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, सी। बिल्कुल राइट आंसर सी। 23वें का सॉरी बी है 23वें का, बी आंसर है। अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। चलिए, 24वें पे चलते हैं हम। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? अल्बर्ट बंदूरा, बी.एफ. स्किनर, सी लेवास्की या डी जीन पियाजे। तो हमारे 24वें क्वेश्चन क्या है? तो सामाजिक सांस्कृतिक वाला जो उपकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो लेवास्की का सिद्धांत है। इन्होंने कहा था अधिगम विकास में सांस्कृतिक व सामाजिक वातावरण के मध्य साथ साथ चलते हैं। उनका कहना है कि बालक का विकास सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ ही चलता है, ये एक दूसरे के साथ ही चलेंगे जन्म से मृत्यु तक। चलिए जी, सी आंसर हो गया बिल्कुल। 25वें क्वेश्चन पे, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? ए एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, गलत बात। बी क्रियाकलापों के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, ठीक है। लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना, उन्हें अस्वीकार करना, ये गलत है। समाज में चित्रित लिंग भूमिका को प्रबल करना, ये भी गलत है। तो हमारा 25वें का जो आंसर होगा वो होगा बी बिल्कुल, के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित, मतलब क्लास को समावेशी बनाना है, एक दूसरे के रंग भेद के आधार पर किसी चीज़ पे लड़का लड़की के आधार पर मिक्स, मतलब से सबको टीम में बांट के काम कराना, और इससे उनके समूह में एक दूसरे से बातचीत भी बढ़ेगी और उनमें समूह में कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी और वो एक दूसरे की रुचियों के बारे में भी जान पाएंगे। बी हो गया 25वें का। चलिए, 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अध्यापक को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए? ए एक समस्या, बी एक व्यवस्था मुद्दा, या ऑप्शन सी एक गुण और साधन, या ऑप्शन डी एक रुकावट। एक रुकावट नहीं समझ सकते, मुद्दा भी नहीं समझ सकते, एक समस्या भी नहीं, तो ऑप्शन सी एक गुण और एक साधन के रूप में समझना चाहिए। चलिए जी, 26वें का हमारा सी आंसर है बिल्कुल राइट। 27वें क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? ए प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी रटने पर आधारित परीक्षा देकर, ऑप्शन सी चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, या ऑप्शन बी प्रश्न देकर जिसमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हो। तो 27वें क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा
हमें प्रश्न हल करने के लिए निर्देशित उपलब्ध कराना गलत बात है, रटने पे गलत है। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, बिल्कुल राइट बात है। वह प्रश्न देकर जिसमें अभिमुख चिंतन की आवश्यकता, गलत बात है ये भी। तो हमारा ऑप्शन होगा सी। तो ये प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे की विशेषताओं का वर्णन करती है ये। और हैविंगर्स के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी योग्यताओं का विकास करना हो। बिल्कुल सी आंसर हो गया इसका। चलिए 28वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पठन वैफल्य बच्चे की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आंकलन करके, या ऑप्शन सी उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, या ऑप्शन डी पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। तो हमारा 28 का क्या होगा? उनके पढ़ने और लिखने के कौशलता के विश्लेषण से। बिल्कुल ए हमारे, ठीक है जी। 28वें का ए। 29वां, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयोग नहीं? ए बोलती पुस्तकें, स्पष्ट सूचना पट। ऑप्शन सी छोटी मुद्रा वाली उपयुक्त नहीं है, कार्यशीट। ऑप्शन सी बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें। ऑप्शन डी त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। तो उनके लिए क्या उपयुक्त नहीं है? छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट, क्योंकि आंशिक दृष्टि वाले बच्चे हैं। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी इनका आंसर हो गया। 30वें क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार अलग अलग अक्षमता वाले बच्चों के लिए एक विशिष्ट शैक्षिक संस्था का प्रावधान करना। ऑप्शन बी दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने के अधिकार। ऑप्शन सी बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। ऑप्शन डी बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं को पहचान करने के लिए उन्हें नॉमिनेट करना। तो हमें क्या करना है? ये नहीं करना। चलो 30वें क्वेश्चन में हमें वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रभाव नहीं जी, समावेशी कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है। फिर ठीक है जी, बी में ये बात ठीक है जी, एक समान ठीक है ये। तीसरा क्या? बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक मतलब अलग अलग करना, ये भी गलत हो गया। बच्चे की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, ये भी गलत हो गया, उसमें हीन भावना आ जाएगी। तो बी इसका राइट आंसर है। बिल्कुल ठीक है जी। चलिए 30 क्वेश्चन हो गए इसके भी हमारे। और जिनको भी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और जिन लोगों को नोट्स लेने हैं, बहुत लोगों को स्पीड पोस्ट हमारे यहाँ से जा रहे हैं, 70 11 64 11 14 पे आप अपने नोट्स बुक कर सकते हैं। आपको कोई भी बुक्स वगैरह कुछ भी पढ़ने की, सिर्फ इन नोट्स को पढ़ के आप अपना सीटेट फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन, और हिंदी की एक सीरीज़ भी आने वाली 50 क्वेश्चनों की DSSB KVS और NVS के लिए, जो लोग बोल रहे थे कि कब आएगी, तो ये सीरीज़ बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। अब धीरे धीरे वीडियो आ रही है। आपके SST पेडागोजी के 2 पार्ट आ गए, CDP के आपका तीसरा पार्ट आ रहा है, और हिंदी का भी एक पार्ट आ गया। तो चैनल पर लगातार वीडियो आ रही है, चैनल पर बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल के नीचे लिंक दिए गए, वहाँ से जाके आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, शुक्रिया।